इसको लेके जाओ तो देखो समझ में आता होगा कि राज्य कैसे बने हमारे भारत में। ठीक है, उसकी कहानी अपनी खुद की है। तो उसी को अपने को इस क्लास में देखना है पहले। ठीक। तो राज्यों के पुनर्गठन में ये कहानी शुरुआत अपन करेंगे आजाद भारत से ठीक बाद। मतलब सबसे पहले 1948 में या 1948 से पहले की जो कहानी यहां पर रहेगी, इससे पहले जो कहानी हमको देखना है वो कहानी हमारे भारत को इंटीग्रेट करने की रहेगी, भारत के एकीकरण की रहेगी। तो इसके पहले जो कहानी ये बनती है कि हमारे भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो क्षेत्र थे हमारे पास ब्रिटिश वाले क्षेत्र, और दूसरे थे देसी रियासत। कौन थे? देसी रियासत। कहानी है, उसको ध्यान से सुनना अच्छे से। एक तो ब्रिटिश प्रांत रहेगा और दूसरा जो है देसी रियासत। तो फिर ऐसे में सबसे बात किया गया रियासतों से कि भाई तुमको या तो भारत में शामिल होना या तो पाकिस्तान में, जो अधिनियम पारित होता है उसके बाद। तो देसी रियासतों में जो बड़े देसी रियासत थे, उन बड़ी देसी रियासतों की जो संख्या थी, उन बड़ी देसी रियासत की संख्या ये लगभग हमारे इंडिया में 552 के आसपास मानी जाती है। जैसे हमारे इंडिया में 14, हमारे यहाँ टोटल 552 तो थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इनके 14 रियासतें हमारे यहाँ काम कर रही थी, और सबको भारत में मर्ज करना, भारत संघ में मर्ज करना, ये काम था। ठीक है, इस राज्यों के पुनर्गठन का। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि अंग्रेज छोड़ के चले जाएं और हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ना रहे, हम भारत को चला पाए। तो ये बात ऐसी चल रही थी। तो इस दिशा में जो 3 रियासतें हमारे पास शामिल होने को तैयार नहीं थी, उनमें से 3 में पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर रियासत। सेकंड रियासत कहलाती जूनागढ़, और तीसरी कहलाती है हैदराबाद। तो वैसे भी जब भी इंटीग्रेशन का नाम आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पहले ही आता है, नेहरू जी भी साथ में आते हैं, और तीसरा काम नाम रहता है वीपी मेनन का। तो एकीकरण में, रियासतों के एकीकरण में जो 3 नाम हमको मिलेंगे, एक नाम रहेगा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, और तीसरे का नाम रहता है वीपी मेनन। क्या रहेगा? वीपी मेनन। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि भाई भारत को जोड़ना है, जैसे भी जोड़ना है। ठीक है, धन बल से, बाहुबल से, जनबल से, जैसा भी जोड़े, लेकिन अपने को भारत को एक करना है। किसी को हमको आजादी नहीं देनी, प्रयास ये करना है कि हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर में स्थापित हो जाए। तो जम्मू कश्मीर से जब बात हुई तो यहां पर जो राजा थे, राजा हरि सिंह थे, और राजा हरि सिंह के साथ साथ यहां पर इनके जो वजीर थे वो थे अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर की बात है। तो जम्मू कश्मीर में राजा कौन थे हमारे? हरि सिंह, ये ठहरे हिंदू, और वजीर कौन थे? शेख अब्दुल्ला, ये ठहरे मुस्लिम। अब देखो इसमें ऐसा था कि जवाहरलाल नेहरू का जो टर्म्स था वो इनसे ज्यादा बेहतर था। किनसे? शेख अब्दुल्ला से। और एक्चुअल में पकड़ तो इनकी ज्यादा बेहतर थी, शेख अब्दुल्ला की। तो शेख अब्दुल्ला ये कहते थे कि भाई देखो टेंशन मत लो, हम आपसे बात करके हरि सिंह से कन्वर्ट, थोड़ा इनको हम कन्विंस करेंगे और कश्मीर को भारत में शामिल करवा लेंगे। दिक्कत उस बात की नहीं है, पहले बात तो हो जाए। लेकिन जब ये सारी बातें मालूम पड़ती हैं हरि सिंह को, देखो इनके सारी कहानी का खुलासा करते हैं इनके बेटे कर्ण सिंह। हरि सिंह के बेटे का नाम क्या है? कर्ण सिंह। उन्होंने सारी की सारी इनकी इनकी आत्मकथा में उसका चर्चा किया कि भाई उनके पिता के बारे में क्या क्या व्यू उन्होंने, ओपिनियन को पुट ऑन किया है। तो शेख अब्दुल्ला जो है, जब ये बात कर रहे थे भारत में कश्मीर को मिलाने की, उस समय इन्होंने नजरबंद करवा दिया। किन्होंने? हरि सिंह ने। तो ऐसे में मुश्किल और बढ़ गई। फिर भी नेहरू जी ने इनसे वार्ता की थी हरि सिंह से कि ठीक है, जब भी आवश्यकता पड़े तो ये रहा विलय पत्र, इसमें शर्तें लिखी हुई है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो
कि हम आपको शामिल करने के बाद आपसे हम कुछ ऐसा गलत करने वाले, हम आपको विशेष राज्य के रूप में शामिल करके ही रखेंगे। मतलब यह है कि बिना आपसे पूछे आपके क्षेत्र में कोई भी भारतीय संविधान लागू नहीं होगा। ठीक है, ये सब बातें चल रही थी। तो हरि सिंह ने बोला कि ठीक है, मैं तैयार तो हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय दो मेरे को। और एक्चुअली में इनका माइंडसेट था ही नहीं, ना तो ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना ही आपका भारत में शामिल होना चाहते थे। इनका कहना यह था कि यार इतना बड़ा इतना सुंदर कश्मीर है, मैं किसी एक के हाथ में क्यों सौंप दूं, भले वो डेमोक्रेसी क्यों ना रहे। तो हरि सिंह फिर वहीं पर जो पाकिस्तान क्षेत्र से जो कबायली लोगों का हमला होता है, तो कबायली जो आबादी है, कबायली जो यहां पर संगठन है, जब वो इस कश्मीर में हमला करती है कि हमले के बाद फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, अब हमको किसी ना किसी देश का सहारा चाहिए, और सहारा देने की क्षमता केवल किसमें थी, आपका भारत में थी। तो फिर ऐसे में कश्मीर ने शामिल होने की सहमति जाहिर की और हस्ताक्षर कर दिया किसमें, आपका विलय पत्र में। तो इनका मर्जर तो हो गया। अब सेकंड बात आती जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ में जो कहानी ऐसी है कि यहां पे जो राजा था वो राजा था मुस्लिम और हिंदू, और जनता क्या थी यहां पर, हिंदू। ठीक, जूनागढ़ पड़ता है अपने को गुजरात में। ठीक है, अगर मैप में देखेंगे तो आपको यहां कहीं मिलेगा जूनागढ़। ये हमारे पास जूनागढ़ है और यहां ठहरा हमारा ये पाकिस्तान। तो जूनागढ़ में ये कह रहे हैं कि जो राजा थे यहां पे, ये मुस्लिम राजा थे, इनका नाम था नवाब मोहम्मद खान तृतीय। और जिस राजवंश के राजा थे, राजवंश जो था इनका, राजवंश था वो था बाम्बी राजवंश। कौन सा राजवंश था, बाम्बी राजवंश। तो बाम्बी राजवंश के राजा नवाब मोहम्मद खान तृतीय से पूछा गया कि भारत में शामिल हो जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बट ये अपना खुद का एक हित देख रहे थे कि इनका कहना यह था, क्योंकि इनकी जो वार्ता चल रही थी ना, ये राउंड क्लॉक टेबल में चल रही थी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। और जिन्ना बिल्कुल चाह रहे थे कि ये जूनागढ़ किसी प्रकार से हमारे यहां शामिल हो जाए। जो शामिल नहीं हुए थे तो उनके मन को इन्होंने टटोला था जिन्ना ने, और ये बोला था कि ठीक है, अगर ये भारत में शामिल नहीं हो रहे तो डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान आई थिंक। तो उन्होंने चर्चा की, वार्ता किया, और वार्ता करने के बाद जो है इनसे तो कन्विंस कर लिया। और देखो, जितनी शर्त ये कहा करता था नवाब मोहम्मद खान तृतीय कि सर मुझे कराची का पोर्ट भी दे दो व्यापार करने के लिए तो मैं तैयार हो जाऊंगा, तो हर बात पे मोहम्मद अली जिन्ना तैयार हो गए कि ठीक है, आप जिस शर्त पे कहो उस शर्त पे हम आपको हमारे यहां शामिल करने के लिए तैयार हैं, बस एक शर्त है, ध्यान रखना, भारत में मत जाना। हो गया, ठीक है। जो बचे कुछ तीन थे, एक कश्मीर था वो तो चला ही गया, बारी किसकी आपकी थी, जूनागढ़ की। तो ऐसे में मोहम्मद खान तृतीय ने यहां पे, जब वहां पे डीलिंग चल रही थी, उस समय हमारी भारतीय जनता को या हमारे इस जूनागढ़ी जनता से कराया गया जनमत संग्रह। क्या कराया गया, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह कराने के बाद यहां की जनता भारत में मिलने के पक्ष में रेज अप कर दी कि हाँ ठीक है, हम भारत में क्या होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। तो दूसरा यहां पे मामला समाप्त कि जा से जूनागढ़ और जा से क्या होगा, जनमत संग्रह। अब कहानी है यहां पे हैदराबाद। तो ऐसे भी हैदराबाद फेमस है, इसे कहते हैं निजामों का शहर। क्या कहते हैं इसको, निजामों का शहर। और इसे ही कहते हैं हम लोग मोतियों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोतियों का शहर। ये रहे यहां के निजाम। तो यहां पर जो प्रमुख थे उन्हें कहा जाता था निजाम। वहां की जो प्रमुख शासकों की जो उपाधि थी, तो निजाम जो थे उस समय, उनका नाम था शेख उस्मान अली शाह या शेख उस्मान अली खान। जब विलय की बात हो रही थी तब वहां पर नवाब कौन था, निजाम कौन था, तो शेख उस्मान अली खान। तो पहले तो पूछा गया कि शामिल हो जाओ, इसने साफ मना कर दिया कि शामिल होने कोई रुचि अपने को नहीं है। फिर बोले ठीक है। तो ऐसे में फिर यहां पर अपने को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। क्या करानी पड़ी, पुलिस कार्रवाई। और पुलिस कार्रवाई करने के बाद इसको भारत में शामिल किया गया। इसे ही हम नाम देते हैं ऑपरेशन पोलो। तो ये तीनों मर्ज हो गए। अब मर्ज होने के बाद जो है सवाल ये उठता है कि अब जो हमारे राज्य हैं, भारत तो रियासतों को मिला तो चुका है,
अब इनके साथ कैसी व्यवस्था की जाए। तो बोला कि अब हमको इस पूरे भारत को किस आधार पर बांटना पड़ेगा, तो राज्यों के आधार पर बांटना पड़ेगा। तो राज्य की जो अवधारणा है वो अवधारणा कैसे काम करती है, तो राज्य की अवधारणा की अगर बात करें तो ये अवधारणा कैसे काम करती, कोई भी राज्य राज्य तब कहलाता है जब उसका अपना विशिष्ट क्षेत्रफल हो, ठीक, उसकी अपनी एक जनसंख्या हो, ठीक, उसकी अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता हो या सांस्कृतिक परिचय पेश करता हो। तो ये सारी चीजें अगर मान लो वहां पर मिले, उसकी भौगोलिक सीमा हो, तो ही उस क्षेत्र को हम क्या बना सकते हैं, राज्य। तो सबको आपने शामिल कर लिया, अब राज्य बनाने की देरी थी, कैसे राज्य बनाए वाला कॉन्सेप्ट। तो उस समय सबसे पहले एक जस्टिस थे, समय चल रहा था ऐसे ही कुछ गर्मी का, जून 1948। तो जून 1948 में एक बनती है कमेटी, बनती है, क्या बनती है, एक कमेटी, और इस कमेटी का नाम होता है एस के धर। क्या नाम इसका, एस के धर समिति। अब समिति के अध्यक्ष जो रहते हैं उनके नाम समिति का नामकरण हो जाता है। तो समिति का नाम क्या होता है यहां पर, एस के धर समिति। कब की कहानी हमारे पास है, जून 1948। अब याद करना यहां से, कब की बात है, जून 1948, ठीक है। इसके पहले वाले सेक्शन में तीन चीजें बस है, तीन नहीं, तीन से अधिक चीजें हैं। मतलब अगर तीनों रियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया किससे, आपका विलय पत्र से। वहां पे राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। वजीर कौन थे आपके, शेख अब्दुल्ला। फिर अपन आए, फिर बोले जूनागढ़। जूनागढ़ में जो गुजरात का क्षेत्र वैसे ही है वर्तमान में, तो यहां पे राजा कैसा था आपका, मुस्लिम। जनता कैसी थी, हिंदू। और उस समय मुस्लिम राजा का नाम क्या था, नवाब मोहम्मद खान तृतीय। और राजवंश जो था, राजवंश का नाम क्या था, बाम्बी राजवंश। और इसको हमने शामिल किया किसे, जनमत संग्रह। तीसरा मैटर था हैदराबाद साथ, तो इसे कहते हैं निजामों का शहर, और क्या बोलते हैं, मोतियों का शहर। और प्रमुख यहां पर कौन थे, निजाम, तो उसका नाम क्या था, शेख उस्मान अली खान। और इसको हमने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से शामिल किया, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन पोलो। फिर अपन अब देख रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्य होता क्या है, कैसे काम करता है, एक अनडिफाइंड यहां पे डेफिनेशन है, ठीक। फिर हमने इसके गठन के लिए जून 1948 में एक समिति बना दी, उस समिति का नाम होता है एस के धर समिति, ठीक है। ध्यान सुनते रहना और आपको याद भी करना है यहां से। एस के धर समिति की बात कर रहे हैं, तो एस के धर समिति में कुल इसमें जो मेंबर थे, इनकी संख्या थी यहां पर 4। कितनी थी, 4। और इन्हें सौंपा गया काम कि भाई तुम राज्य का निर्माण करो। तो राज्य के निर्माण का जो जिम्मेदारी जब इनको सौंपा गया, किनको सौंपा गया, एस के धर समिति को, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं राज्यों के निर्माण के लिए तैयार तो हूं, लेकिन शर्त यह है कि भाई मेरे को मेरे हिसाब से करने देना राज्य का निर्माण। तो इनके हिसाब से, एस के धर के हिसाब से, जो राज्य के निर्माण का जो आधार रहेगा वो रहेगा प्रशासनिक। क्या रहेगा वो, प्रशासनिक। और जबकि जनता की जो मांग थी, जनता की जो डिमांड थी, जनता क्या चाह रही थी, ये चाह रही थी कि नहीं, हमारे भारत में राज्यों का जो डिवीजन हो किस आधार पर होना चाहिए, आपका भाषाई। जनता जो मांगे तुम ना दो, जनता तो नाराज होगी, सीधी सी बात है। और ऐसे में इनके इस आधार को लेकर के एक तरह से असंतोष उत्पन्न हो गया जनता में, और जनता ने रिवोक करना चालू कर दिया। और एट लास्ट फिर इस समिति को जब बोला गया तो इन्होंने अनुशंसा पेश की, दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट पेश किया। तो रिपोर्ट को सरकार ने मानने से मना कर दिया, या ये रिपोर्ट क्या हो गई, आपका खारिज हो गई। होना ही था। सेकंड कहानी चलते हैं। अब जैसी खारिज हुआ तो जनता को यह दिखाना जरूरी था कि भाई हम कुछ तो कर रहे हैं। तो दिसंबर 1948 में ही एक नई समिति बनती है, इसे कहते हैं जेवीपी समिति। क्या बोलते हैं हम इसको, जेवीपी समिति। जे वी और पी समिति। जे से बनता है, क्या बनता है, जवाहरलाल नेहरू, पहला नाम। दूसरा क्या नाम है इसका, वल्लभ भाई पटेल, दूसरा नाम यहां पर हो गया। और तीसरा नाम है पट्टाभी सीतारमैया।
पट्टाभी सीता रमैया। ठीक, तो पट्टाभी सीता रमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों बीड़ा उठाते कि अब हम राज्य का निर्माण करेंगे। ठीक, हाँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन्होंने भी वही बोला कि भाई देखो, हमारे हिसाब से जो राज्य के निर्माण का आधार रहेगा, राज्य के निर्माण का जो आधार रहेगा, निर्माण का जो आधार रहेगा, इसके हिसाब से क्या था आपका? प्रशासनिक। और जनता की मांग क्या थी? भाषाई। इनके हिसाब से इन्होंने जो दिया इस समिति ने, वो क्या दिया आपका? प्रशासनिक। और जो मांग जनता थी क्या थी? भाषाई। ठीक है। दूसरा, इनके हिसाब से ये बोला कि देखो, हमारे हिसाब से भी जो आधार रहेगा ना डिवीजन का, वो प्रशासनिक ही रहेगा। प्रशासनिक का मतलब ये होता है कि हम केवल देखेंगे जनसंख्या, देखेंगे और जनसंख्या की सहूलियत देखेंगे कि क्या उतने बड़े, माने हमारे पास मान लो राज्य है तो हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दे, बात खत्म। वो देखेंगे कि यहां पर हिंदू है, मुस्लिम है, तेलुगु है, तमिल है, जो भी भाषा वाले हैं, वो बात की बात है, पहले हमको प्रशासनिक आधार पर बांटना है। तो ऐसे में तो जनता कह रही थी, और अगर मान लो भाषा आधार पर बांटते, दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होता कि भारत को हमको एक करके रखना था, वो भारत कई भाषाई राज्यों में क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो ऐसे में भारत एक नहीं होता, भारत क्या हो जाता? टूट जाता कई भाग में, कि केरल में केवल मलयालम वाले रहेंगे, तमिलनाडु में केवल क्या रहेंगे? तमिल रहेंगे, ठीक है, कन्नड़ वाले केवल कर्नाटक में रहेंगे। तो ऐसे में तो अगर कह देते कि भाई कल को एमपी का कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, सीजी का आदमी कोई महाराष्ट्र नहीं जाएगा, तो ठीक है, ऐसे में तो हम देखो एक क्लोज इकोनॉमी में बन जाते, और फिर हमारे यहाँ जो सौहार्द की भावना देखने को मिलती वो ना बन पाती, और भारत जुड़ने के बजाय क्या हो जाता? वो टूट जाता कई भाग में। तो इसलिए मना किया गया। हाँ, लेकिन इन्होंने एक बाईपास दे दिया कि ठीक है, कि यदि जनता की मांग अति स्तर पर हो तो राज्य का निर्माण भाषाई आधार पर किया जा सकता है। अब ये कहना मतलब किसी को इनवाइट करना कि ठीक है, तुम कोई मांग को थोड़ा तेज तेज करो कहीं ना कहीं। तो पहले दिनों बोला कि नहीं, हमारे हिसाब से राज्य के निर्माण का आधार क्या रहेगा? प्रशासनिक। क्या रहेगा? वो प्रशासनिक। लेकिन यहां पर यह बोला गया कि यदि मान लो जनता की मांग अति स्तर पर चली जाती, मतलब बहुत ज्यादा आंदोलनकारी हो जाए या कोई मरने मारने की स्थिति आ जाए, तो एक बार विचार कर सकते हैं कि ठीक है, राज्यों को हम भाषा के आधार पर दे दें। ये 1948 में दिसंबर के समय में ये जेवीपी समिति का रिकमेंडेशन या इनकी ऐसी बात चल रही थी। तो इसी बात को लेकर के आंध्र प्रदेश वाले थोड़े से हो गए सीरियस, और 1952 और 1953 में 1952 और 53 में जो एक तेलुगु भाषी राज्य, क्या हुआ? अच्छा, तेलुगु भाषी राज्य जो राज्य कहलाता है, क्या कहलाता है? आंध्र प्रदेश। भारत के मैप में यहां पर तमिलनाडु पड़ेगा और यहां पर क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। तो यहां पर तमिलियंस रहते थे और यहां पर तेलुगु भाषी लोग रहते थे। तो तेलुगु का कहना यह था, देखो भाई, हम ना तो तमिल के साथ रहना ही नहीं चाहते थे, और तमिलियन भी कहते थे। तमिलियन मतलब यह है कि यहां में मद्रास की भाषा, तो क्या होगा? ये मद्रासी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मद्रासी। तो मद्रासी भी कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ रहें, कोई मरे नहीं जा रहे, ठीक है, हो जाओ अलग, कोई दिक्कत नहीं, करवा लो अपने आप को अलग। और जहां भाषा होती, भाषा देखो जोड़ने काम भी कर सकती है और भाषा तोड़ने काम भी कर सकती है। हम भाषा के आधार पर क्या करते हैं? जब जज कर लेते हैं अच्छा ये हमारा आदमी है या फिर नहीं है। तो तमिल भाषी क्षेत्र में तेलुगु भाषी क्षेत्र अलग होने के लिए बेताब था, और तेलुगु भाषी राज्य के तौर पे आंध्र प्रदेश की मांग बहुत तेज चल रही थी। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक जो नेता थे, उन नेता का नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम इनका? पोट्टी श्री रामुलु। तो ये प्रमुख किसान नेता थे। इन्होंने हड़ताल कर दी, वो भूख हड़ताल, वो भी 56 दिनों की। और इतने दिन भूखा रहने वाला व्यक्ति जिंदा तो रहेगा नहीं, तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
और जैसी मृत्यु हुई सरकार को डिमांड पूरी करना ही पड़ा और कोई विकल्प था ही नहीं। तो ऐसे में 1953 में अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये कहानी है 1952 और 1953 की, और ये कहानी कब की, अक्टूबर 1953 की। ठीक है, तो अपन ये बोल रहे 1952 और 53 में एक राज्य कौन सा होता है आपका, तेलुगु भाषी राज्य कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जो नेता हैं उनका नाम क्या है, पोट्टी श्री रामुलु। ये कितने दिन हड़ताल बैठेंगे, 56 दिन, और इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु के बाद अक्टूबर 1953 में एक बनता है राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश बनेगा। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य होता है जिसे भाषा के आधार पर हम स्थापित करते हैं। इस समय इस आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी कुर्नूल। ये भी एक पुराना शहर है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो पहले राजधानी क्या थी आपकी, कुर्नूल। ये कब हो गया, अक्टूबर 1953। तो अपन यहां पे सबसे पहले देखिए 1948, कौन सा मंथ रहेगा आपका, जून 1948। क्या रहेगा, जून 1948। जून 1948 के बाद नहीं चल रहा क्या, देखो टीवी देखो तो, रामजस रिमोट दे दो उसको। तो जून 1948 में एक समिति आती है, एस के धर समिति। कौन समिति है, एस के धर समिति आ गई, और इनके हिसाब से राज्य के निर्माण का आधार क्या होता है, प्रशासनिक। क्या होता है, प्रशासनिक। और जनता की मांग क्या थी, भाषाई। जब इन्होंने रिपोर्ट पेश किया तो क्या हो गया, वो खारिज होना ही था। फिर 1948 दिसंबर में हमने एक कमेटी बनाई, जेवीपी। क्या कहते हैं इसको, जेवीपी। जेवीपी बोलने से जैसे क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और आपकी इधर ये पट्टाभी सीतारमैया। इनके हिसाब से भी पहले आधार क्या था आपका, प्रशासनिक। लेकिन ये कह दिए कि अगर मांग बहुत व्यापक है तो हम एक बार सोच सकते हैं राज्यों को भाषा के आधार पर स्थापित करने का। ये बोला और इन्होंने रास्ता दिया, और वहां पर देखो मांग होती है 1952-53 में आंध्र प्रदेश में, जहां की भाषा होती तेलुगु होती। क्या होती है, तेलुगु। तो तेलुगु भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश ये मद्रास से अलग होना चाहता था। किससे अलग होना चाहता था, मद्रास। और अलग हुआ भी, क्योंकि यहां के जो किसान नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, ये 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये मर गए, और ये मृत्यु के बाद अक्टूबर 1953 में भारत को इनको राज्य के तौर पे स्थापित करना पड़ा। अब चलेंगे आगे इसमें। अब जैसी आंध्र प्रदेश स्थापित हो गया, बाकी आसपास राज्य भी एक्टिव हो गए कि भाई हमको भी हमारा राज्य दे दो। क्या हमारे भी मरने का वेट कर रहे हो, क्या हम भी करें ऐसा कुछ आंदोलन, हमारे यहाँ भी कोई एक आध बुजुर्ग व्यक्ति जो है भूख हड़ताल में मर जाए, ये सोच रहे हैं क्या ऐसा करके। तो फिर भाई सरकार को थोड़ा एक्टिव होना पड़ा। एंड एट लास्ट 1953 में दिसंबर 1953 में हमारे भारत में एक आयोग बनता है, इसे कहते हैं फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग जिसका काम ही था राज्यों का पुनर्गठन, तो इसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो क्वेश्चन चाहे जैसे ही पलट लो, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था, फजल अली। पहला पॉइंट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होगी, दिसंबर 1953। और इसमें होंगे 3 मेंबर। कितने होंगे, 3 मेंबर। एक तो स्वयं फजल अली होंगे अध्यक्ष, फजल अली क्या होंगे इसमें, अध्यक्ष। और बाकी होंगे 2 मेंबर। एक का नाम होगा हृदयनाथ कुजरू, हृदयनाथ कुजरू, और एक का नाम होगा के.एम. पाणिक्कर। क्या नाम होगा, के.एम. पाणिक्कर। ये दोनों जो है मेंबर होते हैं, जबकि अध्यक्ष कौन होते हैं यहां पे, फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। तो ध्यान रखना यही आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। और इन्होंने भी एक पेशकश कर दी, भाई देखो कि राज्यों के निर्माण का आधार क्या होगा। तो राज्यों के निर्माण का जो आधार है इन्होंने पेश किया भाषा। क्या बोला इन्होंने, भाषा। हालांकि प्रशासनिक के तौर पे बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भाषा इसलिए बोला क्योंकि देखो, और भाषा बोला वहां तक तो ठीक था,
बट इन्होंने बोला कि एक प्रांत और एक भाषा, ऐसा आधार पर ही अपन राज्य का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो भाई ऐसे फिर वही बात होती कि एक राज्य एक भाषा, हमारे यहाँ कोई छत्तीसगढ़िया के अलावा कोई नहीं रह पाएगा, ठीक है, केरल में कोई मलयालम के अलावा कोई नहीं रह पाएगा। तो ये यहां पर इसके बाद जो है बोले ठीक है चलो तुम्हारी सिफारिश जो भी है रखो। तो इन्होंने 1955 में रखी सिफारिश, और जब सिफारिश के बाद इन्होंने बोला कि भाई मेरे हिसाब से 16 राज्य होंगे। कितने राज्य होंगे? 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी होंगे। अब किसी भी सिफारिश को मानना या न मानना संसद के पास अधिकृत होता है। तो यहां पर सिफारिश जो है फजल अली की, उसके हिसाब से कितने राज्य हैं आपके? 16, और 3 क्या होंगे? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब इन्हीं को संसद अधिनियम के माध्यम से पेश करेगी, और 1956 में, माने हम आजाद हो चुके हैं 1947 में, संविधान लागू हो चुका है 1950 में, अब अपन कहां पहुंच चुके हैं? 1956। तो 1956 में हमारे पास एक आता है आयोग, तो उसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग को स्थापित करने के लिए हम पारित करते हैं अधिनियम। आयोग तो बन चुका है, 1953 में बन चुका है। इस आयोग के अध्यक्ष का नाम भी मालूम है, उनका नाम है फजल अली। हृदयनाथ कुजरू भी साथ में है और के.एम. पाणिक्कर। लेकिन किसी भी आयोग को वैधानिक बनाने के लिए, संवैधानिक बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम अधिनियम के माध्यम से स्थापित करते हैं, ताकि उसके द्वारा किए गए काम भी ऑथेंटिकेट रहे कहीं ना कहीं। और नहीं तो फिर ऐसे में इसको भंग भी कर दोगे तो उससे कार्य भी क्या हो सकते हैं? भंग हो सकते हैं। इसलिए हमने इसको अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया। और कब स्थापित किया? 1956। और ये तारीख थी 1 नवंबर 1956 को। हमारे संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1956 को यह कारनामा किया गया। कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ही इसको हम अधिनियमित किए हैं। और फाइनलाइज ये किया गया कि देखो इसमें 14 राज्य होंगे और 6 यूनियन टेरिटरी हो। अब ये 14 राज्य और 6 यूटी जो है हमको ट्रेस करना है हमारे भारत में कौन कौन से थे। तो अगर उसको ट्रेस करें तो बहुत इजी है ट्रेस करना हमारे लिए। तो देखते हैं हमारे इंडिया के मैप में कहां कहां वो स्थान आपको मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया का मैप, तो अब इसमें देखेंगे कि वो 14 राज्य कौन कौन से हैं। वो हमारा चैलेंज है, आराम से इसको आप ट्रेस कर सकते हो। लेकिन पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यूटी को ट्रेस कर लेते हैं। तो पहला होगा लक्षद्वीप। क्या होगा यहां पर? लक्षद्वीप। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? अंडमान निकोबार। 2 हो गए, 6 की बात हुई है, 2 का हिसाब किताब हो गया। एक यहां पर रहेगा दिल्ली। क्या रहेगी? दिल्ली। हिमाचल प्रदेश। 4 का हो गया हिसाब किताब। अब बचे 2। एक रहेगा यहां पर त्रिपुरा। क्या रहेगा? त्रिपुरा। और एक रहेगा मणिपुर। हो गया 6। 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 इस साइड में। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। मैंने भूलने वाली चीजें नहीं, आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, तो एक लक्षद्वीप है और एक क्या है? अंडमान निकोबार। 2 हो गए। इस साइड में चले तो यहां पर हमको क्या मिलता है? मणिपुर और त्रिपुरा। क्या रहेगा? मणिपुर और त्रिपुरा। और यहां पर रहेगा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ये 6 यूटी हैं। तारीख 1956 की है और 1 नवंबर की। मैंने अगर पूछेंगे ना, अब जो 14 राज्य हैं वो 14 राज्य जो है 1 नवंबर 1956 को अपना स्थापना दिवस मनाने वाले हैं, ऐसा मान के चलो। तो लक्षद्वीप भी ऐसे नहीं, ये 3 क्षेत्रों को मिला के बना था। एक तो कहलाता है लकादीव। क्या कहलाता है? लकादीव। एक कहलाता है अमीनी दीव। क्या कहलाता है? अमीनी दीव। और एक कहलाएगा कवरती। क्या कहलाता है? कवरती। तीनों को मिलाकर के बाद में यही कहलाता है लक्षद्वीप समूह कहलाता है। तो पहला हमने क्या बोला? लकादीव। दूसरा क्या है? अमीनी दीव। और तीसरा है कवरती समूह। मिलकर के बाद में क्या कहलाएगा? लक्षद्वीप कहलाएगा। और ये कहलाएगा कब? 1973। कब कहलाएगा? 1973 में ये नामकरण ऐसा होगा। फिर हम चलते हैं यहां पर केरल। क्या मिलेगा अपने को? केरल। तो केरल की बात करें, देखो केरल में, तो केरल भी पहले केरल नहीं था,
ये केरल पहले 3 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था। पहला कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार। एक कहलाएगा त्रावणकोर। क्या कहलाएगा? त्रावणकोर। ठीक। और एक कहलाएगा कोचीन। क्या कहलाएगा? कोचीन। ये 3 क्षेत्र को मिला के बाद में क्या कहलाता है? केरल। तो केरल में कोचीन, ठीक है, और साथ में क्या है? त्रावणकोर। ये नाम है, अगर सुने तो ठीक बात है। पहला हमने क्या बोला? कोचीन, फिर क्या नाम है? त्रावणकोर, और फिर क्या है? मालाबार। तीनों मिलाएंगे और क्या बनाएंगे? केरल। फिर हम चले यहां पर कर्नाटक। कहां चले हम लोग? कर्नाटक। तो कर्नाटक में यहां पर ध्यान रखना, कर्नाटक का नाम भी पहले मैसूर था। क्या नाम था इसका? मैसूर। स्टेट ऑफ मैसूर। स्टेट ऑफ मैसूर। और बाद में क्या कहलाता है? कर्नाटक। और उसके बाद हमको मिलेगा गुजरात। क्या मिले अपने को? गुजरात। या इसको हम कहते हैं बंबई। क्या बोलते हैं इसको? बंबई। अभी गुजरात की स्थापना नहीं हुई है। बंबई के बाद हम चलेंगे, यहां पर मिलेगा अपने को राजस्थान। क्या मिलेगा अपने को? राजस्थान। फिर हम चलेंगे, यहां मिलेगा पंजाब, ऊपर जम्मू कश्मीर, यहां पर रहेगा उत्तर प्रदेश, और यहां रहेगा अपने बिहार, इधर रहेगा सेंटर में असम, यहां रहेगा वेस्ट बंगाल, यहां रहेगा आंध्र प्रदेश जो बन चुका है, और यहां पर रहेगा तमिलनाडु, जिसे पहले कहते थे स्टेट ऑफ मद्रास। क्या बोलते थे? स्टेट ऑफ मद्रास। और बीच में रहेगा मध्य प्रदेश। ये जो हमारे पास यूपी है, इसका पहले नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदला है यूपी में 1950। और ये जो मद्रास का नाम तमिलनाडु कब हुआ है, या स्टेट ऑफ मद्रास कब तमिलनाडु बना है, अगर बताएंगे तो ये रहेगा 1969 में। इधर के 1973 में दोनों स्टेट ऑफ मैसूर से नाम क्या हो गया? कर्नाटक। स्टेट ऑफ मैसूर से नाम क्या हो गया? कर्नाटक। एक बाकी तीनों मिला के केरल कब बने, तो ध्यान रखना इधर के जितने भी ईयर आपको मिलेंगे ये सब के सब 1973 हैं। और इधर क्या मिलेगा अपने को? 1969। इधर वाले 1969 और इधर वाले रहेंगे 1973। ऐसे भी याद रख सकते हो, बट वही ये दोनों ईयर भी याद रहना चाहिए। यहां पर 1969 है और यहां क्या रहेगा? 1973 रहेगा। उसके बाद देखेंगे यहां पर, अब यहां हमारे पास बन गए 14 राज्य और क्या बन गए? 6 यूनियन टेरिटरी। तो पहला केरल कहलाएगा, फिर कहलाएगा अपने को कर्नाटक कहलाएगा, फिर कहलाएगा बंबई, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश। ये वही है जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। और नाम कब बदला? 1950 के बाद चलेंगे बिहार, फिर जाएंगे असम, और यहां जाएंगे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, और यहां पे क्या है? मध्य प्रदेश, और नीचे क्या है? तमिलनाडु, जिसका पहले नाम क्या था? स्टेट ऑफ मद्रास। नाम बदला है, कब बना है? 1969। अब हमको 1956 के आगे बढ़ना है और यहां से कहानी चालू करनी है सीधे 2020 तक। 1956 के बाद पहला ईयर हमको मिलेगा सीधे 1960। क्या मिलेगा आपको? 1960। ठीक है, इसको याद करना है। पहला ईयर क्या बताएंगे? 1960। क्या बोलेंगे? 1960 बोलो। 1960। ठीक। एक जोड़े कितना? 1961 जोड़ सकते हैं अपन। पहला 1960, 1961, 1960, 19 के बाद 1961। एक के बाद हम लोग दो जोड़े, तो दो जोड़ने के बाद 1963। दो जोड़ेंगे कितना? 1963। यहां एक जोड़ रहे हैं, यहां पर कितना जोड़ रहे हैं? दो। फिर हम चलेंगे 1963 में तीन जोड़े तो 1966। ठीक है, पहला 1960, दूसरा 1961, दो जोड़े 1963, तीन जोड़े 1966। अब ये हटेगा, याद करना है आपको फ्री हैंड। पहला 1960, एक जोड़े 1961, दो जोड़े 1963, तीन जोड़े 1966। ये अपने को ईयर का जुगाड़ करना अपने को। इसके बीच में एक ईयर और है, इसको अपन जानबूझ के नहीं लिखे ताकि हमारा ये तामझाम बना रहे। ठीक है, अब 1966 के बाद हम सीधे अगले कॉलम में आते हैं। जब भी ऐसे बहुत सारे ईयर आते हैं उनको आप पहाड़ा के हिसाब से याद करो, पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, तो 1966 के बाद हमारा जो अगला टेबल स्टार्ट होगा 1971 से। कब से होगा? 1971। और 1971 मतलब क्या? 1971 से 1975 तक आपको पूरा याद करना है, बट उसमें
एक ही ईयर हटाना है, वो रहेगा 1973। भाई पूरा याद करने से बेहतर आप उनको याद करो जो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो 1971 तो काम का ही है, 1972 भी काम का है, 1973 काम का नहीं है, 1974 और 1975, 71 से 75 के बीच में कौन नहीं है, कौन नहीं है, 1973 नहीं है, ठीक है। याद हो गया। पहला हमने बोला 1960 1960, एक 1961, दो 1963, तीन 1966, पलट दिया उधर वाला, आई कॉलम चेंज किए, 71 से सीधा 75, किसको नहीं शामिल करना है, 73। अगले कॉलम में आएंगे तो हमको यहां पर एक मिलेगा मैजिकल नंबर 1987, कैसे, 7 8 और क्या रहेगा 9। भाई अपने को अगले कॉलम में ध्यान रखना है, तो वो 1987 है, क्या 1987। अब सीधे इसके बाद हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ कब आएगा, सीधे 2000, ये तो हर किसी बच्चे को पता होगा। अब 2000 के बाद 14 साल की तपस्या, तो 2014 और लेटेस्ट में 2019 और 2020, बस ये ईयर हमको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे दिमाग में समझ में ना आए। 60 के बाद बोला एक 61, दो बोला 63, तीन बोला 66, अगले कॉलम में 71 से लेके 75, गायब है 1973। फिर अगले मैजिकल नंबर 1987, 7 8 9 वाला कॉन्सेप्ट, पलट मत देना कि फिर फ्रांसीसी क्रांति बन जाए, ये भी दिक्कत है ना। तो जादू वैसे ही रहना जैसे जादू दिखा रहे हैं। 1987 क्या रहेगा, 1987, 7 8 और क्या रहेगा 9, और सीधे हमारा 2000 2014 2019 और 2020। तो 1960 में देखो सबसे बड़ा जो क्षेत्र हमको यहां पर मिल रहा है वो मिल रहा है अपने को बंबई, क्या मिल रहा है अपने को, बंबई। इसको तोड़ने की आवश्यकता है, कर्नाटक के बाद सीधे बंबई मिल रहा है और बीच में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब तोड़ेंगे हम बंबई को, किसको तोड़ेंगे, बंबई, और बंबई टूटेगा, बंबई टूटेगा तो सबसे पहले बनेगा यहां से महाराष्ट्र और क्या बनेगा, गुजरात, ठीक। तो 1960s में हमको यहां पर 2 स्टेट बनाना है, तो ध्यान रखना कि बंबई से टूट करके, बंबई से टूटेंगे तो बंबई तो एग्जिस्ट करेगा ही, साथ में हमको एक नया राज्य मिलेगा, कौन सा, महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर बंबई में 2 भाषा वाले अधिक रह रहे थे, एक तो मराठी और एक थे गुजराती। और भाषा मैंने कहा है ऐसी चीज है जो आपको आपस में रहने देगी नहीं। तो गुजरात वाले कह रहे थे कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, महाराष्ट्र वाले कह हमको तुम्हारे साथ भी नहीं रहना, तो ऐसे में दोनों डिवाइड हो गए। और एट लास्ट 1960 में 14 के बाद 15वें राज्य के तौर पे कौन साबित होता है, आपका महाराष्ट्र। अब देखो यहीं पर इनकी लड़ाई झगड़े को देख करके साइड में जो हमारे पास छोटा सा एक द्वीप है उसे कहते हैं हम लोग दमन दीव, क्या बोलते हैं हम इसको, दमन दीव, दमन दीव। और यहां पर हमको मिलता है गोवा, क्या मिलेगा अपने को, गोवा, ठीक है, दमन दीव और क्या रहेगा, गोवा। और यहीं पर रहेगा दादरा नागर हवेली, क्या रहेगा यहां पर, दादरा नागर हवेली, ठीक है। तो यहां पर 3 द्वीप हमको छोटे छोटे मिलते हैं, तो यहां पर गोवा बोला हूं, क्या बोला हूं, गोवा, दूसरा क्या है दमन दीव, और एक क्या बोला, दादरा नागर हवेली, ठीक। तो देखो यहां पर इसके झगड़े को देख करके यहां जो पहले रहते थे वो रहते थे, यहां पे पुर्तगीज रहते थे, यहां पर पहले कब्जा किनका था, तो पहले कब्जा था पुर्तगालियों का। कौन से गालियों का, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली यहां पे रहा करते थे, तो बोले यार एक काम करते हैं कि माहौल खराब हो रहा है, अपन चलते हैं यहां से सीधे वापस अपने देश। और इन्होंने क्या किया कि दमन दीव और गोवा को दे दिया किसको, भारत, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1961 में भारत में किसको शामिल किया गया, तो बताएंगे यहां पर दमन दीव और किसको, गोवा, दमन दीव और किसको शामिल किए, गोवा। तो अगर पूछ क्या रहा है आपसे, अगर शामिल बोलेगा या फिर इसको बोलेंगे अधिग्रहित बोलेंगे, तो ध्यान रखना इसको अधिग्रहित या शामिल कैसे किया गया। तो यहां भी हमने पुलिस कार्रवाई करवाई, क्या करवाई हमने, पुलिस कार्रवाई, जैसा हमने कराया था अभी, कहां कराया था, हैदराबाद में। क्योंकि 1961 के बाद जैसे ही ये चले गए यहां से पुर्तगाली, तो उसके बाद ये कह रहे थे हमको आजाद रहना है, हमको आपके साथ शामिल नहीं होना है। बोले जब हैदराबाद को नहीं छोड़े तुमको कहां छोड़ेंगे, तो उसको खींच के लिए गए, पुलिस कार्रवाई कराए और भारत में हमने क्या कर, इसको शामिल कर लिया। और शामिल करने के बाद फिर बोले कि ठीक है शामिल कर लियो, बट किस आधार पर शामिल किया, क्या करना चाहते हो हमारे साथ, तो बोले कुछ तो इज्जत दे दो। तो ऐसे फिर 1962 में
1962 में इस दमन दीव और गोवा को हमारी सरकार ने बना दिया, क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। पूछ क्या रहा है आपसे कि अगर शामिल बोलेगा तो शामिल कब किए? 1961। और अगर यूटी बोलेगा तो क्या बनाया? 1962। और ऐसे में ध्यान रखना कि हमने एक संविधान संशोधन किया है, वह है 12वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसको शामिल कर लिया। कौन सा संविधान संशोधन है? 12वां संविधान संशोधन से शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? दमन दीव और गोवा। किस रूप में? केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी बन गया। अब उसके बाद इफेक्ट देखना है अपने को कि यहां का इफेक्ट इधर पड़ेगा, यहां का इफेक्ट इधर पड़ेगा। मतलब दमन दीव का, गोवा का जो प्रभाव सीधे इस साइड आने वाला है और यहां से प्रभाव इधर जाने वाला है पंजाब तरफ, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेट हमारा असम तरफ होगा। कहां होगा आपका? असम। तो 1963 में अब यहां पर पहले से बना हुआ है असम। क्या बना है? असम। असम से टूटेगा और बनेगा नागालैंड। क्या बनेगा? नागालैंड। बोला हूं इसका इफेक्ट उधर दिखाई पड़ेगा अपने को कि इसको देख करके वहां वाले लोग बोलेंगे हमको भी दो। असम को तोड़ेंगे, असम अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और असम को तोड़ करके अब क्या बनेगा? वहां पे नागालैंड बनेगा। तो नागालैंड कब बनता? 1963। तो नागालैंड ऐसे नहीं बनेगा, इसके भी अपने दो क्षेत्र हैं। एक कहलाता है तिएनसांग। क्या कहलाता है? तिएनसांग। तो तिएनसांग की जो पहाड़ी है ये असम का भाग थी, और एक पहाड़ी कहलाती नागा पहाड़ी। क्या कहलाती है? नागा पहाड़ी। ये आपका नागालैंड के हिस्से में आता था। तो दोनों को मिलाकर के एक क्षेत्र बन गया। कौन सा? आपका नागालैंड। और नागालैंड नागा जनजातियों को समर्पित किया गया। ट्राइबल्स की डिमांड थी। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हैं जो पर्टिकुलरली ट्राइब्स को ही डेडिकेटेड है। और ये क्या शो करता है कि हमारा इंडिया हर क्लास के लिए सोचता है। मैंने उसके नाम से हमने पूरा का पूरा रीजन ही डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि मान लीजिए चलो असम में जनजाति, उसका नाम बोडो। क्या नाम है? बोडो के नाम से एक आइलैंड है। हमारे यहाँ देखो ना, हमारे यहाँ अबुझ माड़ है जो पूरी अबुझ माड़िया को समर्पित है, तो वो दिखाता है। और उसमें सही कई पहाड़ियों का नाम तो हमने जनजातियों के नाम पे रखा, यही बात सही है। गारो की पहाड़ी है, खांसी की पहाड़ी है, जयंतिया की पहाड़ी है, जितनी पहाड़ी आप पढ़ते हो, मिकिर की पहाड़ी है, रेंगमा की पहाड़ी है, बराइल की पहाड़ी, सारी पहाड़ियां वहां की जनजातियां ही तो हैं। ये नाम से हमने वहां की जनजाति का नामकरण किया है, और जनजातियों के नाम पे क्षेत्र या तो क्षेत्र के जो पर्वतों उनका भी नामकरण कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि जनजातियों के नाम से ही पूरे क्षेत्र का नामकरण कर देना। तो यहां पे तिएनसांग की पहाड़ी कहां है? एक्चुअली में कहां है? आपका असम में। वो वहां में थी। और नागा की पहाड़ी कहां थी? आपका नागा। दोनों को मिलाए और क्या बना दिए? नागालैंड। कब बना है? 1963। और 63 के बाद अगला इफेक्ट हमको इस साइड मिलेगा। तो हमने बोला पंजाब टूटने वाला है। क्या टूटने वाला है? पंजाब। तो पंजाब टूटेगा तो पंजाब से बनेगा हरियाणा। क्या बनेगा? हरियाणा। और हरियाणा के साथ रहेगा चंडीगढ़। कौन रहेगा? चंडीगढ़। ये 1966 की बात है कि पंजाब से टूटे, क्या टूटेगा? हरियाणा। और क्या टूटेगा? चंडीगढ़। और पंजाब की भाषा है पंजाबी। क्या है? पंजाबी। और हरियाणा की भाषा क्या है? आपका हिंदी। क्या है? हिंदी। हरियाणवी भाषा नहीं है। ठीक है। तो पंजाब की भाषा क्या बोला हमने? पंजाबी। और हरियाणा की भाषा क्या है? हिंदी। तो मैंने कहा ना, दोनों भाषा में टकराव हुआ और दोनों अलग होने का प्रयास किए। पंजाब टूटा तो टूटा, ठीक है, लेकिन साथ में एक यूटी भी बाहर आ गया। और एक ऐसा यूटी है जो कहलाता है भारत का पहला व्यवस्थित शहर। क्या कहलाता है? भारत का पहला व्यवस्थित शहर, द फर्स्ट एवर प्लान सिटी ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है? आपका चंडीगढ़। और इसकी स्थापना किसने की थी? ला कार्बूशियर। कौन करता है? ला कार्बूशियर। भारत का पहला व्यवस्थित शहर, द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड सिटी ऑफ इंडिया बोलने से क्या बताना अपने को? चंडीगढ़। जैसे हमारे यहां नया रायपुर है, नया रायपुर देखो, नवी मुंबई देखो, ठीक है, फिर आगे देखोगे भुवनेश्वर देखोगे। ऐसे हमारे भारत में 6 से लेकर 7 शहर हैं जिनको व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित मतलब समझते हैं सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से स्थापित रहें ताकि सारी व्यवस्थाओं का लाभ वहां की जनता को आराम से मिल सके। एक बिलासपुर हो सकता है कल को नया बिलासपुर बन जाए। एक रायपुर जैसे आज क्या बन चुका है? नया रायपुर। क्योंकि नए रायपुर को हमने व्यवस्थित बनाए हैं।
ठीक है। और रायपुर जो है अव्यवस्थित है, ना वहां सड़कों का कोई तंत्र सही है, ना ड्रेनेज सिस्टम सही है, ना जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन सही है, ना मार्केट स्टैब्लिशेशन सही है। लोकेशन मतलब वहां सब जिगजैग कंडीशन में है, इसीलिए हमने एक नया बना दिया रायपुर काफी दूर वहां से, और हम नया रायपुर वहां बसाने चले गए और वहां पर सारी सुविधाओं को लेके जा रहे हैं ताकि आप भी सुविधा का लाभ लेने कहां है, रायपुर आए। रायपुर से कहां जाए, नया रायपुर जाए। ठीक है, जितने सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कहां जा रहा है आपका, नया रायपुर जा रहा है। जिसको खाली नहीं कर रहे हैं उसको बसा रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर ये है भारत का पहला व्यवस्थित शहर क्या हो गया आपका, जो नाम क्या है, चंडीगढ़, और ये क्या है, ला कार्बूशियर। देखो इतना सुंदर शहर है कि इसको लेकर के दोनों लड़ाई करते हैं, एक तो पंजाब भी लड़ाई करता है और कौन आपका, हरियाणा। तो ऐसे में फिर बोले कि ना तो तुम्हारा ना तो तुम्हारा, ये हमारा रहेगा। इसको बना के रखा गया है केंद्र शासित प्रदेश। और हर सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो, इलेक्शन से पहले हर कोई दावा करता है कि हम चंडीगढ़ को अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से लेकर के आएंगे। अगर मान लो यहां चला गया तो ये विरोध करेंगे केंद्र का, अगर मान लो यहां चला गया तो ये करेंगे, केंद्र विरोध करेंगे। इसलिए बोले कि ठीक है तुम दोनों काम चलाओ, बस हो गया। लेकिन रहेगा क्या, रहेगा ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। और हरियाणा यहां पर क्या बन जाता है, राज्य, और चंडीगढ़ क्या बनता है, यूनियन टेरेटरी। तो फिर ऐसे में दुख तो होगा किसी न किसी को, और वो दुखी व्यक्ति का नाम है हिमाचल प्रदेश। कि मैं 1956 में बना दिया गया हूं यूटी, क्या बनाया हूं, यूटी, और तुम मेरे कुछ बनाए नहीं। और एक कल का लड़का हरियाणा, उसको तुमने क्या बना दिया, राज्य बना दिया। गलत बात है कायदे से। ठीक है, तो आपने जो है हमको बना दिया यूटी, बनाया क्या बना हमने, यूटी। हिमाचल प्रदेश ये कब बना, 1956। दिल्ली भी कब बना, 1956। दिल्ली को तो भरपूर प्यार मिल रहा है, राजधानी बना के पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल के साथ थोड़ी सी यहां पर भेदभाव वाली पॉलिसी अपनाई गई। तो हिमाचल ने बोला कि मेरे को तुम बनाओगे या फिर मैं कुछ व्यवस्था करूं यहां पर। तो यहां पर जब हरियाणा को राज्य बना दिए, किसको बना दिए, हरियाणा, तो अब उनका दबाव बनाना चालू हुआ हिमाचल का दिल्ली में कि यार हमको भी क्या बना दो, राज्य, हम तुम्हारे शासित प्रदेश में नहीं रहना चाहते। तो 1971 में फिर बनता है, क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश। तो 1971 में अब हिमाचल प्रदेश को यूटी से हम लोग क्या बना देंगे, राज्य। जरूरी भी था हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश ये यूटी से क्या बन गया, राज्य बन गया। तो ईयर रैंडम ईयर है, पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1971 में दिया गया। अब इसी को देख के और भी लोग बोलेंगे, ठीक है, जैसे यहां पर देखो साथ में हम आए थे, क्लियर है, ये भी थे और ये भी थे और ये भी थे, मणिपुर भी था, त्रिपुरा था और हिमाचल था, और यहां पर क्या था, दिल्ली था, अंडमान था, और क्या था, लक्षद्वीप था। ये सारे के सारे 1956 में आए थे। और अब जाकर के हमने उनको भी राज्य बनाया है जो कभी यूटी भी नहीं थे, और उनमें से एक को राज्य बना दिया जो पहले कभी यूटी हुआ करता था। तो हरियाणा को देख करके हिमाचल पलटा, अब हिमाचल को देख करके ये मांग करेंगे कौन, मणिपुर और त्रिपुरा। इन्होंने दबाव बनाया, केंद्र में बोला कि भाई मणिपुर ये कहता है कि तुम अगर मुझको यहां शामिल नहीं करोगे तो मैं इधर चले जाऊंगा, आपका म्यांमार चले जाता हूं, वहां मुझे थोड़ी मोड़ी इज्जत मिल जाएगी। और त्रिपुरा ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि यहां ठहरा बंगाल की खाड़ी, मैं चल दूंगा, डूब के मर जाऊंगा सीधे। ऐसा जीना भी क्या जीना, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा इज्जत ही ना हो। तो ऐसे में 1972 में अब यहीं पर सारी बात सुन रहा है, यहां पर मेघालय, कौन सुन रहा है, मेघालय। भाई इतना बरसता हूं, कुछ तो इज्जत होनी चाहिए साथ में, ठीक है। और देखो असम के अंदर एक तरह से एक स्वायत्त स्टेट के तौर पे मेघालय पहले ही 1969 में बन चुका था, लेकिन बोला मैं इंडिपेंडेंट हो गया, क्या करूंगा, खुद का मेरे पास तो कुछ है नहीं, मुझे भी राज्य का दर्जा चाहिए। देखो यूटी और राज्य में दो डिफरेंस होता है। यूटी का सारा अधिकार केंद्र खींच लेती है, यूटी का सारा जो भी रिसोर्सेज का आउटकम है वो केंद्र इस्तेमाल करती है, गलत बात भी है। तो ऐसे में वो क्षेत्र क्यों इतना ज्यादा आपको शोषण करने का मौका देगा, वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का प्रयास करेगा। तो ये मणिपुर तो बना ठीक है, त्रिपुरा भी बन गया स्टेट, और साथ में कौन बनेगा आपका, मेघालय। तो यहां पर 3 स्टेट बनेंगे हमारे पास 1972 में। और यहां पर पहले नंबर पर आता है मणिपुर, कौन आता है, मणिपुर, ये क्रम है ना। फिर यहां पर हमको मिलेगा त्रिपुरा, क्या मिलेगा, त्रिपुरा, और साथ में बहती गंगा में हाथ कौन धोएगा, मेघालय। तो यहां पे व्यवस्था हो गया तीनों स्टेट का, मणिपुर का, त्रिपुरा और किसका, आपका मेघालय। तीनों बन गए 1972 में। 71 में बना उधर ऊपर वाला कौन, हिमाचल प्रदेश, और 72 में 3 आए, कौन कौन आपके, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय।
अब 1974 में कहानी 1971 से ही पैदा होती है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय एक समस्या थी कि हम क्यों ना अपने क्षेत्र पे ध्यान दें कि कल को 1971 के पाकिस्तान के साथ जो बैटल हुआ है, जीते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान शांत रहने वाला है नहीं। वो कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा, वो हमारे दुश्मन से वार्ता करने का प्रयास करेगा। और हमारा दुश्मन इधर कौन बैठा है आपका? चाइना। उधर कौन है आपका? पाकिस्तान। तो वही है कि दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, दुश्मन का दोस्त हमारा क्या रहेगा? दुश्मन। यही समझ जाओ। या फिर उसके दुश्मन का दुश्मन क्या बन जाएगा? उसका दोस्त बन जाएगा। तो चीन से जब वार्ता हो रही थी तो लगा कि हाँ, हो सकता है चीन उन क्षेत्रों पे दबाव बनाने का प्रयास करे जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, ऊपर वाले। और उनमें एक स्टेट दिखाई पड़ता है सिक्किम। क्या दिखाई पड़ता है? सिक्किम। उन्होंने भी टारगेट किया सिक्किम को, चाइना वालों ने भी, हमने भी सिक्किम को ट्राई कर लिया। सोना नहीं क्लास में, ठीक ध्यान से, है ना। तो यहां पर जो है संडे को नहीं सोते हैं ना इधर, और इधर आए तो सोने का क्या, ठीक है, सोना तो आराम से घर में सोते, ठीक। तो 1974 में क्या होता है कि सिक्किम के बारे में चर्चा की जाती है। किसके बारे में? सिक्किम। तो 1974 सिक्किम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम को शामिल करने से पहले वहां पे हमने चेक एंड बैलेंस फॉर्मूला अपनाया कि सिक्किम में पहले एक राजवंश था, और उस राजवंश के राजा का नाम था चोंगयाल। क्या नाम था? चोंगयाल। तो डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है, वहां पे तो राजतंत्र काम कर रहा है। तो चीन ने फिर बोला, चीन से डर के मारे कि भाई कहीं इसके पहले चीन ना हथिया ले, अपन इसमें काम करते हैं, हमने इस वाले रीजन को कब्जा करने का प्रयास किया। बट डर ये था कि क्या पता चीन से पहले से बात हो गई हो सिक्किम की, और ये कह दिया हो सिक्किम को कि तुझसे अगर भारत कहे शामिल होने तो तू ना नहीं करना, तू हाँ कहना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। तो इस डर से हमने उसको 1974 में पूरी तरीके से शामिल ना करके हमने इसको सह राज्य के तौर पे शामिल किया। किस राज्य के तौर पे? सह राज्य। सह राज्य, या इसे कहते हैं अधिराज्य। क्या बोलते हैं हम इसको? अधिराज्य। तो सहराज्य और अधिराज्य के रूप में दर्जा मिला है अभी केवल सिक्किम, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि सिक्किम को भारत में शामिल कब किया गया? 1974 में, और वो भी 35वें संविधान संशोधन से। किसे किया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974 से सिक्किम को भारत में किस रूप में शामिल किया गया? अधिराज्य और शहराज्य। शामिल कर लियो, ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह शामिल नहीं हुआ है। वो किस रूप में शामिल हुआ है आपका? अधिराज्य और सहराज्य। और उसके बाद हम एक साल पूरी एक्टिविटी देखे और समझ में आया नहीं, ठीक है, इसकी नियत साफ है, हम इसको 1975 में ही, ठीक अगले साल ही कुछ महीनों में 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को कौन से राज्य का दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य। तो क्या पूछ रहा है आपसे? सहराज्य पूछ रहा है कि पूर्ण राज्य पूछ रहा है? अगर सहराज्य पूछेगा तो 1974। अमेंडमेंट नंबर कौन सा आपको? 35। और अगर पूर्ण राज्य पूछ रहा है तो ईयर क्या है? 1975। और अमेंडमेंट कौन सा? 36। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि शामिल कर लियो, ठीक है, पहली बार सहराज्य के तौर पे और दूसरी बार किसमें? पूर्ण राज्य के तौर पे। फर्क होता है। अब ये पूरी तरीके से ये भारत का ही राज्य हो गया है 1975 में। उसके बाद 1987 इंपॉर्टेंट ईयर इसलिए है क्योंकि इस समय वो लोग भी राज्य बनने का प्रयास करेंगे जो 1956 के बाद 1961 और 62 में, 61 में दमन दीव तो था ही, और साथ में कौन था? गोवा। तो हमने 1961 में हमने शामिल किया था उसको केवल, और 1962 में हमने उसको क्या बना दिया था? यूटी। बुरा तो लगेगा, सीधी सी बात है, आप मेघालय को राज्य बना रहे हो, मणिपुर ने मांगा, आपने उसको राज्य बना दिया, त्रिपुरा ने मांगा, उसको भी आपने दे दिया, हिमाचल थोड़ी धमकी क्या दिया, आप मान गए, हम भी आपको धमकाते हैं। तो दमन दी बोला ठीक है, दोगे हमको राज्य का दर्जा? बोले नहीं देंगे, जो करना है कर ले, तेरे पास है ही क्या जो तुझे राज्य बनाऊं? तो बोले हाँ ये बात भी सही है। तो बोले ठीक है, तो फिर गोवा बोला मैं भी थोड़ा लेट मी ट्राई। उसने बोला कि ठीक है, देखो गोवा एक ऐसा स्टेट है ना जहां पे सब लोग आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और मेरी खुद की इनकम है, खुद का अपना इज्जत है, ठीक है, दौलत भी है, शोहरत भी है, ठीक है, इज्जत मिली जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे में देखो यार, हमारी इनकम का फायदा तुम मत उठाओ, और अगर तुम मेरे को सोच रहे हो कि तुमको मैं यूटी बना के रहूंगा तो इससे बेहतर उधर है हमारे पास अरब सागर, मैं ज्यादा सुसाइड करने सीधे। जो धमकी त्रिपुरा ने दिया था वही धमकी आज कौन दे रहा है? आपका गोवा दे रहा है। तो सरकार लगा हाँ यार सही बात है, इसकी खुद की अपनी इज्जत है,
खुद कमा रहा है कम से कम अपने टूरिज्म के कारण से। ये भारत का वो राज्य है अभी जहां पर कैपिटा इनकम सबसे क्या है, ज्यादा, अर्बनाइजेशन सबसे क्या है, ज्यादा, शहरीकरण भी ज्यादा है। तो ऐसे में हम इसको मना नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। क्या पता थोड़े समय बाद मालदीव का हिस्सा बन जाता। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद 1987 में जो मैजिकल नंबर है, यहां पे 3 राज्य लोग अप्रोच करते हैं। देखो यहां पर मणिपुर बन चुका है, त्रिपुरा बन चुका है, और क्या बन चुका है, मेघालय में। और यहां पर कौन है, असम। यहां बचा अरुणाचल प्रदेश, और कौन बचा यहां पर, मिजोरम। सीक्वेंस याद रखना, आना मम्मी करके है, ठीक है। ये आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से रहेगा नागालैंड, मा से रहेगा मणिपुर, और रहेगा मिजोरम। ये काम आता है जब आपको याद करना हो कि मिजोरम था कि मणिपुर था, क्योंकि यहां पे अगर मान लो स्लिप हुए तो एक क्वेश्चन तो गया मान लो। इसलिए इस आना मम्मी को याद कर लेना, मम्मी तुम्हारा आराम से कल्याण करवा देगी, ठीक है। तो आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या रहेगा, नागालैंड, मा से रहेगा मणिपुर, और मी से रहेगा मिजोरम, ठीक। तो भाई यहां पर अब 2 स्टेट और बचे हैं, एक अरुणाचल है, एक कौन आपका, मिजोरम। अरुणाचल ने बोला कि मुझको राज्य बनाओ, अपन नहीं जानते, ठीक है, नहीं तो क्या कर लोगे, सामने इधर चाइना है, कौन है आपका, चाइना। तुम मना तो करो एक बार, ये हमको गोद उठा लेगा सीधे सीधे। आज भी प्रयास करता है चाइना को, है ना, चाइना की मैं इसको अपने कब्जे में ले लो, किसको, अरुणाचल प्रदेश। और साथ में यहां पर ये ठहरा कौन आपका, मिजोरम। इसने वही धमकी दिया, यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, जीने से फिर ज्यादा बेहतर मरना है। तो बोला हमारे क्षेत्रों में भाई मिजोरम जनजाति, मिजो जनजाति रहती है। तो नागालैंड को आपने दे दिया, नागा जनजातियों को भाई हमको भी दे दो। तो ऐसे मिजो पहाड़ी को हमने एक क्षेत्र के तौर पर कन्वर्ट कर दिया, और बन गए हमारे पास 1987 में 3 राज्य, ठीक है। यहां पर रहेगा मिजोरम, क्या रहेगा आपका, मिजोरम एक। फिर यहां पर रहेगा ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तीसरा क्या बनता है यहां पर, तो गोवा, क्या रहेगा, गोवा। MAG, मग करके याद रखना, ये सीक्वेंस है इसके लिए 1987 में। और इसका सीक्वेंस याद करना, जो 3 स्टेट यहां जोड़े ना, तो ये क्रम से देख लो, लेफ्ट राइट से लेफ्ट है, ये मणिपुर है, फिर क्या है, त्रिपुरा, और क्या है, मेघालय। ये क्रम है ना, इसलिए बोल रहा हूं क्रम से मान लो आ जाए तो। वैसे रैंडम तो ठीक है, आपको याद रहेगा एक ही ईयर में, बट एक ही ईयर में क्रम क्या है ये पूछेगा। तो यहां पर पहले क्या आएगा, मणिपुर, फिर रहेगा त्रिपुरा, और फिर रहेगा मेघालय। उल्टा मत चले जाना, यही बात है। इधर से इधर गए थे, पूरब से गए थे पश्चिम, ये व्यवस्था हुआ था। फिर हम 1987 में बोल रहे हैं कि मग करके याद करना, क्या याद करोगे, मग। एम से रहेगा मिजोरम, ए से अरुणाचल, और जी से रहेगा गोवा। और 2000 में हर किसी को पता है यहां पर छत्तीसगढ़ बनेगा, क्या बनेगा, छत्तीसगढ़। MP को तोड़े और क्या बना, छत्तीसगढ़, ठीक है। हमारे पास यूपी के तोड़े और क्या बना यहां पे, उत्तरांचल, क्या बन गया, उत्तरांचल। और यहां पर बिहार को तोड़े और क्या बन गया, झारखंड। हाँ, झारखंड। MP से तोड़े तो क्या बना आपका, छत्तीसगढ़। यूपी से तोड़े क्या बना आपका, उत्तरांचल। और बिहार तोड़े क्या बन गया, झारखंड। तो ये उत्तरांचल वाले भड़क गए, बोलिए क्या तुम उत्तरांचल उत्तरांचल लगा रखे हो, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बोल रहे हो, गढ़ बोल दे रहे हो, और तुम इधर झारखंड को भी तो खंड बोल रहे हैं ना। हमारा अंचल थोड़ी ना यार, अपना भी एक तरह से क्या होना चाहिए, खंड होना चाहिए। इन्होंने 2006 में लड़ झगड़ के बोला कि आज के बाद खबरदार जो हमको उत्तरांचल बोला, आज के बाद हमारा नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। तो यूपी से टूटा उत्तरांचल, बाद में बना क्या बना, उत्तराखंड। कब बना, 2006, ठीक है। ये तो ठीक है, झारखंड कोई दिक्कत नहीं। 14 साल के बाद आंध्र प्रदेश, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत पुराने बना हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से टूटेगा तेलंगाना स्टेट, क्या रहेगा आपका, तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना राज्य की जो अवधारणा है, ये तेलंगाना राज्य जो है ये 2 जून 2014, तो पुराने प्रश्न है, अब लेटेस्ट में यही हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको 2019 तक के प्रश्नों में पूछा गया कि भाई तारीख के साथ ना, कि तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014, डेट भी याद करना जरूरी होता है। तो 2 जून 2014 को बनता है, क्या बनता है, आंध्र प्रदेश से क्या टूटेगा, तेलंगाना। और आंध्र की राजधानी विशाखापट्टनम होने वाली है, क्योंकि अभी वर्तमान में राजधानी कहां है आपका, अमरावती। कहां पर है, अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी क्या है आपका, हैदराबाद। अब बचे हमारे पास 2, वही है 2019 में इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था 2019 में, यह था जम्मू कश्मीर। क्या था, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये पेश किया गया
और इस राज्य को हमने बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। पहले तो विशेष राज्य था, वही विलय पत्र याद होगा, जिसमें हम सारी बातें इनके पक्ष में रख के दे दिए थे कि ठीक है तुम हो भी साथ में तो भी नहीं हो, ठीक है, और हो भी तो हम इज्जत से आपके साथ रखें। पूरी व्यवस्था आपके लिए, आपका पृथक संविधान है, आपकी सबकी नागरिकता खुद की है, आपको कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तब तक आपके राज्य में एक भी कानून लागू होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति 2019 के पहले तक हर कानून को लेकर हुआ करती थी, ठीक है। माने जब तक यहां की विधानसभा ना कहे तब तक यहां पे वो कानून लागू नहीं होगा। 19 में जम्मू कश्मीर राज्य टूटेगा और यहां पर 2 यूटी बनेगा। पहला बनेगा जम्मू, कौन बनेगा? जम्मू, और दूसरा कौन बनेगा? लद्दाख। ध्यान रखना लद्दाख में फिलहाल 2 ही जिले एक्टिव हैं। एक जिला कहलाता है लेह, क्या कहलाता है? लेह, और एक कहलाता है कारगिल, क्या कहलाएगा? कारगिल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अप्रोक्सीमेट 20 जिले, अपने को याद नहीं करना है। और 2000 देखो क्या है ना, अभी विशेष राज्य है, विशेष राज्य हमने यूटी बना दिया, अब कल को फिर से मिला के इसको हम राज्य बना देंगे एक सामान्य राज्य के तौर पर। तो फिर जो हमारे पास दिक्कत थी ना कि कोई भी कानून यहां पर इजिली अप्लाई नहीं होता था, वो दिक्कत यहां क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। फिर ये पूरी तरीके से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कल को हो सकता है, संभावना है कि इस यूटी को क्या बना दे? राज्य। बाकी यूटी हमने क्या बनाया है? राज्य बनाया है। आप धारा 370 सुनते हैं ना, तो आपको यही संबंध में याद रखना है। और 2020 में हमारे पास 2 यूटी को मिलाया गया, एक दमन दीव और दूसरा क्या है? दादरा नागर हवेली। और इसको मिलाकर के एक नई राजधानी बनाई गई, उसे कहते हैं दमन। क्या बोलते हैं इसको? दमन। और ये 2020 में हमने एकीकृत कर दिया। अब मेरे पास बचा 2 क्षेत्र, जैसे इस भारत के मैप में यहां पर मिलेगा पौंडीचेरी, क्या मिलेगा आपको? पौंडीचेरी। और एक यहां पर मिला है दादरा नागर हवेली, क्या मिला अपने को? दादरा नागर हवेली। इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ लो कि दादरा नगर हवेली और यहां पर क्या बोलते हैं? पौंडीचेरी। तो इसको हमने भारत में शामिल कब किया? अगर पूछेगा तो शामिल के साथ साथ यूटी बनाना भी पड़ेगा आपको। अगर शामिल किया बोलेगा तो ये शामिल हुआ है 1961 में। कब हुआ है आपका? 1961 में। और इसको यूटी बनाया गया 1962 में, ठीक है, सॉरी 1954 में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया? 1954। और ये और इधर वाला पौंडीचेरी जो है इसको भी हमने शामिल किया है 1954 और इसको भी यूटी का दर्जा मिला है 1962 में। ये भी 1962, ये भी 1962, और यहां पर लिखा था गोवा और दमन दीव, वो भी 1962। माने यूटी का दर्जा तीनों को हमने साथ में दिया। शामिल अलग अलग समय में किए हो आप। अभी थोड़े पहले बता रहा था मैं कि जब वहां पर पढ़ रहा था गुजरात, क्या पढ़ा था? गुजरात। वहीं पर था दमन दीव और कौन था? गोवा। दोनों को हमने शामिल किया है। कब शामिल किया? 1961। लेकिन यूटी का दर्जा कब दिया? 1962। मतलब ये कह रहा हूं 1962 में तीनों को यूटी का दर्जा मिलेगा। किसको? आपका पौंडीचेरी, इधर कौन है? दादरा नागर हवेली, और यहां पे रहेगा दमन दीव और गोवा। दोनों तीनों को यूटी का दर्जा कब मिलता है? 1961। देखो पौंडीचेरी जो है, पहले यहां पर कब्जा किसका था? तो पहले यहां पर कब्जा था, ये देखो फ्रांस की कॉलोनी थी पहले, इनकी थी फ्रांस। और पौंडीचेरी के जो टेरिटरी हैं ये 3 राज्यों में फैले हुए, एक तो आंध्र प्रदेश, एक रहेगा तमिलनाडु और एक रहेगा केरल। माने पौंडीचेरी का जो टेरिटरी है, इसके जो जिले हैं, इसके 4 जिले, ध्यान रखना। पौंडीचेरी के कितने जिले यहां पर? तो 4, और 4 जिले में से एक जिला आंध्र प्रदेश, एक जिला तमिलनाडु और एक जिला कौन सा? आपका केरल। आंध्र प्रदेश में जो जिला है उसका नाम पड़ता है यहां पर यनम, क्या नाम पड़ेगा? यनम। तमिलनाडु में 2 जिले मिलेंगे, एक मिलेगा पौंडीचेरी और पौंडीचेरी के साथ दूसरा मिलेगा कराईकल। क्या नाम इसका? कराईकल। और केरल में मिलता है माहे, क्या मिलता है? माहे। और माहे माने यहां पर लोकेट कर सकते हो कि यहां पर लोकेशन नंबर 1 ये यनम, यहां पर पौंडीचेरी और क्या है आपका? कराईकल, और यहां पर केरल में क्या नाम इसका? माहे। तो यहां पर ये चौथा नंबर का पॉइंट है। तो ये ध्यान रखना कि ये माहे पूरे भारत का सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला भले केरल में, तो क्या हुआ?
लेकिन वो किसकी टेरिटरी है? आपका पौंडीचेरी की टेरिटरी है। तो सबसे छोटा जिला का नाम यहां पर क्या हो गया? माहे। टेरिटरी किसमें स्थित है? आपका केरल। और साथ में याद रखना एक और स्थान है, उसे कहते हैं चंद्रनगर। क्या बोलते हैं इसको? चंद्रनगर। अगर मान लो पूछे तो ध्यान रखना, ये चला गया वेस्ट बंगाल। कहां चला गया है? वेस्ट बंगाल। तो यहां पे 4 जिले तो थे ही। कौन कौन से नाम देखेंगे? पहला फिर से क्या देखेंगे? यनम। क्या नाम इसका? यनम, एक। दूसरे का नाम क्या बोला? पौंडीचेरी, 2। तीसरा क्या बोल रहा हूं? कराईकल, 3। और चौथा क्या बोला? माहे, 4। ये पौंडीचेरी के अंदर थे, शामिल हो गए। एक और था एक्स्ट्रा में, उसका नाम क्या था? चंद्रनगर। क्या नाम था? चंद्रनगर। ये 4 और वो 5 सभी तो पहले फ्रांस के अंडर में रहा करते थे। किसके अंडर में? फ्रांस। जब उन्होंने रिलीज किया तो चंद्रनगर कहां चला गया? आपका वेस्ट बंगाल के जिले में शामिल है, याद रख लेना। पांचों भले फ्रांस के अंडर में थे, लेकिन 5 में से 4 चले गए पौंडीचेरी के पास और एक कहां चला गया? वेस्ट बंगाल। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये बात इधर के पौंडीचेरी के एरिया की है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे और इस प्रकार से ये राज्य जो है हमारे पास बन गए। तो यहां क्या क्या देखे? देखो, सो पॉज करना।